जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक नंबर है 29 ग्राउंडेड थ्योरी फाइनल टर्म ऑफ DT 406 वो डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो एक तरीका है किसी भी थ्योरी को जनरेट करने का, बनाने का। तो ऐसी थ्योरी जो इस खास तरीके से बनाई जाती है या जनरेट की जाती है उसे हम ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। ये एक सिस्टमेटिकली मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं या जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक नेचुरल तरीके से इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद पूरी वो उसकी बेस बनाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और इन्फॉर्मेशन पुट करके उस टॉपिक के ऊपर एक थ्योरी जनरेट कर देते हैं। इसी को ही हम ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। इसमें आपने ये इसकी डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने ग्राउंड थ्योरी जो है दरियाफ्त की थी, मुतारफ करवाई थी और किस साल में की थी। ये आपका MCQ आ सकता है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी सबसे पहले एक बुक के अंदर जिसका नाम है अवेयरनेस ऑफ डाइंग, ठीक है, मौत की अवेयरनेस, ठीक है, मरने की वजूहात पे इन्होंने एक ना बुक लिखी थी। अब बुक में इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड जो यूज किया था थ्योरी का वो ग्राउंडेड थ्योरी था। उसी बुक के अंदर इन्होंने दरियाफ्त किया था। उनके मुताबिक जो ये सोशल साइंसेज है उन दोनों साइंटिस्ट को लगता था, जिनका नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेट्रास एंड कॉर्बन, ठीक है, 1998 में ये बुक जो है उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सोशल साइंसेज के अंदर थ्योरीज या रूल्स बहुत कम जनरेट किए गए हैं जिससे लोगों के मसाइल हल हो सके। तो ये चाहते थे कि कोई ऐसी थ्योरी हो जो लोगों को जनरलाइज तरीके से, इंडक्टिव तरीके से लोगों को मसाइल हल करे। तो इसलिए उन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो डेवलप की। अब इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं, ठीक है। पहली थ्योरी जो सबसे पहले जिसने बुनियाद रखी वो दो साइंटिस्ट है, सेट्रास, ठीक है, और कॉर्बन। ये अपने MCQ के लिए याद रखनी है, 1998 में। और उन्होंने जो थ्योरी जो बनाई थी वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर से थी। और दूसरे एक चार्मर्स जो थे उन्होंने इन दोनों के बाद जो है उन्होंने थ्योरी दी थी 2005 और 6 में, वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से थी। अब सिस्टमैटिक तरीके में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर होता है, वो एक थ्योरी को बनाता है, उसे एक्सप्लेन करता है सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कोई इसका पूरा मेथड होगा। पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसके ऊपर अमल होगा, अमल होने के बाद उस टॉपिक के जरिए लोगों से इंटरेक्शन किया जाएगा और फिर थ्योरी बनाई जाएगी। ये था चार्मर्स, सेट्रास और कॉर्बन का। और जो चार्मर्स था उसकी जो थ्योरी का तरीका कार है इसी थ्योरी का, वो है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच है। फिलोसफिकल अप्रोच ये है कि लोगों को नजरियात के जरिए वो थ्योरी बनाई जाती थी, ना कि किसी एक्शन के जरिए। तो उसमें पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों मिलकर डेटा कलेक्ट करते थे, अपने अपने व्यूज देते थे और एनालिसिस करते थे। बस आप लोगों ने ये MCQs के लिए याद रखना है। प्रोसीजर क्या है, ये सेम वही प्रोसीजर है जो ऊपर हमने दूसरी रिसर्च क्वालिटेटिव क्वांटिटी के लिए पढ़ा है कि आया उस टॉपिक पे ये थ्योरी पूरी भी उतरती है या नहीं, जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारी जरूरत है, क्या उसके लिए थ्योरी रिसर्च कर सकते हैं हम, ग्राउंडेड थ्योरी की रिसर्च कर सकते हैं या नहीं। तो ये प्रोसीजर में हम लोगों ने देखना होता है, ठीक है। आप पार्टिसिपेंट से हम लोग वो इंक्वायरी करते हैं ताकि हमें पता चल सके हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट, एक्सपीरियंस और उनके प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद हम उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे इंटरव्यू ले सकें। उनसे इंटरव्यू के जरिए डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स के जरिए, कोई भी डेटा हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऑडियो या वीडियो मटेरियल के जरिए भी हम लोगों की अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। फिर डेटा जब हम उनसे ले लेते हैं रिसर्च के लिए, फिर उससे डेटा का एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पर, ठीक है। और फिर उसके बाद डेटा को वही कोडिंग करके प्रोसेसिंग करना। चैलेंजेस यही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, थ्योरेटिकल आइडियाज को देखना चाहिए, लोगों की जो है थ्योरी मर्ज करने के लिए उनका एनालिटिक नजरिया देखना चाहिए। हमने एक जो ग्राउंडेड थ्योरी बनानी है उससे बनाते वक्त हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्वेस्टिगेटर को और रिसर्चर को, कि इससे मैं डेटा कैसे लूँ, इस टॉपिक के ऊपर लोगों की राय कैसे लूँ, लोगों की राय लेते हुए जो इस मिसाल पेश आते हैं वही इसके चैलेंजेस हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ऊपर वाली रिसर्चेस में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ये चैलेंजेस। और दोबारा ये जो भी मेथड्स हैं मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ये आपने पिछली वीडियोस देख लेनी है, उसमें मैं ऑलरेडी ये बयान कर चुकी हूँ। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 30 है एंथ्रोपोग्राफिकल रिसर्च। एंथ्रोपोग्राफिकल रिसर्च क्या है, किसी भी एक छोटी सी या बड़ी सी पॉपुलेशन का जो है ऊपर रिसर्च। पॉपुलेशन क्या है कि उसी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्चर क्या करता है, वहाँ के पैटर्न्स ऑफ वैल्यूज, अकदार, उनके रवैये, उनका रहन सहन, उनकी यकीन, उनकी लैंग्वेज, यानी एक मुआशरा है उसका कल्चर क्या है, उस खास कल्चर को जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसको हारिस ने 1968 में जो है दरियाफ्त किया था इस रिसर्च को।
एंथ्रोपोग्राफी का रिसर्च में बेसिकली यही होता है कि एंथ्रोपोग्राफी फोकस करती है एक एंटायर कल्चर ग्रुप में। लाइक आप पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हर सूबे का अलग अलग कल्चर है, सिंधी कल्चर और है, उनका रहन सहन, उनका ड्रेस पंजाब वालों से मुख्तलिफ होगा, खाना पीना, उनकी डिशेज या उनके रस्म रिवाज, शादी के तरीके मुख्तलिफ होंगे। अब मुसलमानों और हिंदुओं के भी जो रस्म रिवाज है शादी के हो जाए, मजहबी या जो भी उनके ज़िंदगी के अपने कल्चरल जो उनका मुआशरा बनाते हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो उसको अगर हम अलग अलग तरीके से कल्चरल ग्रुप को स्टडी करें तो वो हमारी एंथ्रोपोग्राफिकली रिसर्च आती है। इसमें आपने यही बताना है। और टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोग्राफिक रिसर्च की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें आप उनके सिर्फ नाम याद कर लें। कन्वेंशनल एंथ्रोपोग्राफी, इस पर डेफिनेशन नहीं आएगी। इसकी लाइफ हिस्ट्री के आप बयान कर रहे हैं किसी एक इंसान की, तो उसका कल्चर बयान करोगे कि इसकी लाइफ में ये जब ये जिंदा था तो इसका कल्चर ये था। आर्टो एंथ्रोपोग्राफी अपने बारे में, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोग्राफी ह्यूमन्स के ऊपर और नॉवेल्स के ऊपर जो नॉवेल्स के अंदर बयान की जाती है। विजुअल एंथ्रोपोग्राफी यानी विजुअल जो कि हम लोग वीडियोस या ऑडियोज के जरिए किसी का कल्चर शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। दी 2 पॉपुलर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास एंथ्रोपोग्राफी की? वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन 2 पॉपुलर हैं। एक रियलिस्टिक है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इसमें कोई साइंटिफिक तकनीक यूज नहीं की जाती। तो ये इंडिविजुअली जो है उनको पकड़ के उनसे उनकी कल्चर के बारे में, रस्म रिवाज के बारे में पूछा जाता है। एक क्रिटिकली एंथ्रोपोग्राफिक्स है जिसमें ऑथर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप से अलग अलग तरीकों से पेश आता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करके उनकी कल्चरल डिफरेंस को फाइंड आउट करता है। प्रोसीजर कंडक्टिंग करने का वो सेम है, ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता सकती हूँ। चैलेंजेस भी वो सेम है, किसी भी रिसर्च को प्रोसीजर और चैलेंजेस तकरीबन सेम ही आ रहा है। ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें से फाइनल टर्म में से आपका लाजमी शॉर्ट 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी क्या होती है? किसी भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। अब उस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, कौन कौन से जो है कंसर्न्स या इश्यूज हैं। एक मसला होता है तो वो मसला किस किस मसले की वजह से बना है, इसी को स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। जैसे कि स्टडी ऑफ एन इशू एक्सप्लोर्ड थ्रू 1 और मोर केसेस, ठीक है, विद ए बाउंडेड सिस्टम ओवर टाइम। एक टाइम के गुजरने के साथ साथ जो है एक ही केस जो है, एक ही इशू बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ अदर मोर मैनी ऑफ अदर इशूज, यानी और बहुत इशूज हैं जिनकी वजह से ये मेन इशूज बना जा रहा है। तो उस इशू को पढ़ना, स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, यही कहलाता है केस स्टडी, ठीक है। अब लाइक अगर आप देखें तो एक पेशेंट है जो कि हार्ट का पेशेंट है या ब्लड ग्रुप का, सॉरी ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है। अब वो जिस डॉक्टर के पास शुरू से मेडिसिन लेता रहेगा, उस डॉक्टर के पास उसके केस स्टडी की फाइल बन जाएगी। यानी जो शुरू में आया तो उसका ब्लड प्रेशर इतना होता था और उसकी वजह ये थी। अब ऐसा ऐसा वो मेरे पास दवाई ले रहा है तो इसकी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो रहा है, और ये किस वजूहात की वजह से हो रहा है, कौन से इसकी प्रॉब्लम्स इशू दूर हुए हैं और ये रिकवरी कर रहा है, या किन इश्यूज की वजह से मजीद इसका ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है। ये सारी आती है किसी ब्लड प्रेशर, वहां पर क्या है, केस है। अब वो किन की वजूहात की वजह से हो रहा है, वो तमाम सारे इश्यूज को भी डिस्कस करना और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी डिस्कशन रखना, ये एक केस स्टडी है। तो आप लोगों ने इसको जेल में रख लेना, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसकी टाइप्स जो है वो याद रखनी है। एक सिंगल इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी में हम क्या करते हैं कि इशू केस लेंगे, उसके किसी एक ही कि वो केस किस इशू की वजह से हो रहा है, उसमें सिर्फ एक इशू डिस्कस करेंगे, सारे इशू डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह जो कलेक्टिव है या मल्टीपल केस स्टडी है, उसमें हम एक केस लेते हैं, उसके ऊपर जो उसकी एक से ज्यादा रीजन हो सकती है उसके इशू के पैदा होने के, वो वाली हम रीजन या इशूज डिस्कस करेंगे। इस तरह एक तीसरी है इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। ये जो है ये केस को खुद ही कि केस जो है उसको ही डिस्कस कर रहा होता है, यूजुअल या यूनिक सिचुएशन के जरिए, कि किसी खास सिचुएशन के जरिए ये पैदा हो रहा है। प्रोसीजर फॉर केस स्टडी ये आता है 2 नंबर का, ये आप लोगों ने याद कर लेना। सबसे पहले हमने क्या करना है, केस स्टडी जो अप्रोच है वो क्या वाकई हमारे इस जो हमारा इशू है, क्या इस इशू के ऊपर केस स्टडी हो सकती है या नहीं, यानी ये केस स्टडी का मसला है भी यानी, ये पहले देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमें नीड होती है उन तमाम के रीजंस को जानने के लिए जो इस केस स्टडी का बायस बन रहा है। फिर हम डेटा कलेक्ट करता है रिसर्चर और उसके ऊपर ड्राइंग या मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ड्राइंग बनाता है या डेटा लिखता है। फिर उस डेटा का एनालिसिस करता है, होलिस्टिक यानी मुकम्मल A to Z जो है एनालिसिस करता है छोटे से बड़े लेवल तक, और उसको एक बड़े एम्बाइड कर देता है एक बड़े एनालिसिस में, और उसको एक बड़ा सी फाइल में लिख देता है या उसका डेटा रिपोर्ट कर देता है। और जब वो ये कर देता है तो फिर वो जो है केस की रिपोर्ट बनाता है और उसको किसी तरीके से भी हल करने की कोशिश करता है। चैलेंजेस भी वही है कि आया कि जो हमारे पास मसला आया है वो वाकई केस स्टडी है भी या नहीं, और केस स्टडी करते हुए जो इश्यूज हमें लग रहे हैं कि इस इश्यूज की वजह से ये केस बना हुआ है,
क्या बाकी वो इश्यूज की वजह से बना हुआ है या हम गलत कोई इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये मसाइल होते हैं। अब जो 5 अप्रोचेज हमने ऊपर पढ़ी हैं, जो हमारे पास थी सारी रिसर्च की, उनको आपस में कंपैरिजन दिया हुआ 32 लेक्चर में। ये कंपैरिजन अगेन वही चीज़ें जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगी। इसमें अपने डेफिनेशन और तरीक़ाकार, इसमें ये एक डेफिनेशन क्या है, किसने वो थ्योरीज पेश की और वो किस चीज़ की जो बयान कर रही हैं और उनको क्या उनकी इम्पोर्टेंट है, बस यही है, आपने लिख देना है। अभी हमारे पास आ गया डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो कौन कौन से मेथड है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक अपनी वर्डिंग में आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है कि इंटरव्यू या स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट या ऑब्जर्वेशन के जरिए हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन के तरीकों के नाम लिखें या उनके ऊपर नोट लिखें। तो याद रखना है कि ऑब्जर्वेशन यानी डेटा, जब हम किसी भी जगह मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ मोहल्ले में किसी इश्यू को सॉल्व करने जाते हैं, लाइक किसी एक मोहल्ले में एक वबा फैल गई, बीमारी फैल गई है, खसरा की, सारे बच्चों को खसरा के दाने निकल रहे हैं। अब वहाँ जाके पहले तो पेशेंट जो है वो जो रिसर्चर होगा या जो भी वहाँ पर इस खसरा को रिपोर्ट करने के लिए जाएगा, इस बीमारी को, वो पहले ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेगा कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ सिचुएशन, उसमें मुझे ये रीज़न लग रही है कि यहाँ पे खसरा क्यों फैल रहा है, बच्चे क्यों बीमार हैं, पानी की सिचुएशन खराब है या फिर रहन सहन तरीका ठीक नहीं है, इनकी डाइट ठीक नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन करके डेटा कलेक्ट करेगा। ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का तरीका है। उसके बाद वो इंटरव्यू लेगा कि आप इस इशू के ऊपर क्या लोगों से जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, वो उस मसले के ऊपर उन लोगों से इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू के जो उनको आंसर मिलेंगे उस पर डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है प्रूफ लेकर उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करेगा। तो यही तरीकेकार नीचे भी बताया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये बर्नार्ड ने 1988 में जो है वो बताया था कि ऑब्जर्वेशन के जरिए भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि एक सर्चर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करने के लिए किसी एक कॉर्नर या स्कूल के या प्ले ग्राउंड में बैठ जाता है और चेक करता रहता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर क्या है, खेलते क्या है और किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल दी, सेम वही है। इसमें मजीद आप लोगों को नहीं समझा रही, आप अपनी वर्डिंग में यही वहाँ पे लिखेंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये एक कल्चर के अंदर एक इमर्शन है, ठीक है, जिसमें एक पूरी पॉपुलेशन होती है, एक खास जो जगह पे एक मुआशरा है, चाहे वो इंसानों का जानवरों का, वो रह रहा है, उनका बिहेवियर क्या है, वो पिछले 1 साल या 6 महीनों से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से खाने पीने का रहन सहन उनका क्या है, वो ऑब्जर्व करके अपनी वर्डिंग में उनका लिखना, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाती है। नॉन जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व्स मियरली वाचिंग, जो पार्टिसिपेंट थे उसमें हम उन लोगों से पूछ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, उनके मतलब उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि उनके जज्बे क्या हैं, उन किस चीज़ से वो खौफ खाते हैं, फेयर्स क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उन लोगों से पूछ के हम लिखते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट में हम कुछ भी नहीं पूछते, हम अपनी खुद ऑब्जर्वेशन कायम कर लेते हैं, किसी का भी कोई रवैया देख के उनको वॉच करके। तो ये आप लोगों ने इनके साथ भी याद रखना है कि 1 वे मिरर जो है वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं और ये 1984 में जो है वो दरियाफ्त हुई थी। उसके बाद इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू तो सबको पता है कि किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो इंटरव्यू लेके ही हम अपने मसले, कोई भी एक मसला है उसके ऊपर मीडिया क्या करता है, इंटरव्यू लेता है लोगों के, ठीक है, या किसी कोई बंदा अपनी जिंदगी में कामयाब होता है तो उससे इंटरव्यू ले जाता है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में। इंटरव्यू जो है इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट देयर स्पीच। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या है, इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, सेमी स्ट्रक्चर होता है। ये आगे इनकी आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन करनी है, इनको लंबा लंबा यहाँ पे जाके नहीं लिखना जितना इतना लंबा यहाँ पे अगर लिखा हुआ है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, ये मिनिमम कंट्रोल होता है, द इंफॉर्मेटिव एंड द रिस्पॉन्सेस। यानी इधर अभी इंस्ट्रक्चर ये होगा, अभी क्वेश्चन करने वाला इंटरव्यूअर जो होगा क्वेश्चन आधा ही करेगा, तो जो रिस्पॉन्सर होगा वो अपनी मर्जी से कोई भी रिस्पॉन्स देने लग जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसे ही है वैसे ही है। सेमी स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे के क्वेश्चन को और पॉइंट ऑफ व्यू को आई कांटेक्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और फिर जवाब देते हैं। रिपोर्ट राइटिंग इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये बहुत ही आसान आपके टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से आपका फाइनल टर्म इजीली हो जाएगा अगर आप इनको पढ़कर अपनी वर्डिंग में लिखना सीख जाए तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।